मुंहते हो तुम तो साफ वही करेगा। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, तुमको पीटा सब नहीं, ये गनीमत है। ये एक आतंकवाद से कम घटना है क्या? किसी बच्चे के आप 20-20 लाख बच्चों के भविष्य से खेलिए। इनको फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। अब उन बच्चों की उंगलियों को देखिएगा, यहाँ कलम के दाग पड़े होंगे, पकड़े पकड़े यहाँ पर कलम का दाग आ जाता है। और ये कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा है, उसे दोबारा एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? ये किस लेवल का जाहिल इंसान बोल सकता है उसे यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में अंतर नहीं समझ में आ रहा? अरे हम कहते हैं जिसके पास पैसा है उसके लिए सरकार खोल देना कि भैया ये वाले में पैसे वाले चले जाओ, इसमें ये वाले आएंगे। जब तुम्हें पेपर ही लीक करना, खुलेआम बोल दो। जो शिक्षा मंत्री है, जब पेपर लीक होता है और उनकी चुप्पी होती है तो वो हॉन्ट करता है आपको। शिक्षा मंत्री से पहले क्या थे? पेट्रोलियम मिनिस्टर। उनको लंबा एक्सपीरियंस किस चीज का है? पेट्रोलियम मिनिस्टर। आप नितिन गडकरी को कल से आप दे दीजिए कृषि विभाग। उस इंसान के पास हर चीज का अनुभव है, सड़क को लेके कि कितनी मोटी सड़क होनी चाहिए, अब का खेत में गन्ना का कौन सा फसल होगा, आई पत्ती देख के बता देंगे क्या कि इसमें कौन सी बीमारी लगी है? नहीं ना। सेनापति को बड़ा योद्धा होना जरूरी है, वरना सेना इज्जत देना छोड़ दे। चर्चाएं किस बात की होती है? राणा प्रताप की सेना लड़ी थी बहादुरी से। जानते हैं राणा प्रताप की सेना क्यों बहादुरी से लड़ी थी? क्योंकि राणा प्रताप खड़े थे। एनटीए को कंटिन्यू करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। एनटीए को खत्म कर देना, एनटीए के बस का नहीं। जैसे एनटीए के जो डीजी हैं अभिषेक, उनका बयान आया कि किसी को बख्शेंगे नहीं, सीबीआई को जांच सौंपेंगे और सरकार जो है ऐसी कार्रवाई करेगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। सजा को कोई पीढ़ियों याद रखे ना याद रखे, लेकिन ये पीढ़ी हमेशा याद रखेगी एनटीए को। ये पीढ़ी हमेशा याद रखेगी ऐसे बदतमीजों के हाथ में हमारा सिस्टम था, जिन गधों को कुछ नहीं आता था। सोचिए कितना शर्म की बात है कि बच्चों ने बताया है एनटीए और गवर्नमेंट को कि पेपर लीक हो गया है, जांच कीजिए। बच्चों ने प्रूफ दिया है, स्क्रीनशॉट दिया है कि देखिए ये एग्जाम है, इसके 2 दिन पहले 2 घंटा पहले ये क्वेश्चन मैच किया। तो कह रहे लोग हो। अगर अब देखिए, अब मैं ये मानता हूं अगर इस पर कोई अगर राजनीतिक रूप से कोई कुछ कर सकता है तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री को अगर आपको एक खुला खत लिखना हो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सविनय निवेदन है, इसमें आप क्या बोलेंगे सर? नेता कहते हैं धर्म खतरे में है, कोई कहता है जात खतरे में है। जब नीट जैसा महत्वपूर्ण पेपर लीक हो जाता है तो पता चलता है कि इस देश के बच्चे खतरे में हैं। वो बच्चे जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, न तारीख देखते हैं, न उनको ये पता चलता है कि आज सोम है कि मंगल है कि बुध है, और सिर्फ एक दिन के लिए तैयारी करते हैं कि उस दिन वो पेपर देंगे, पूरी जान से पूरी ताकत से देंगे, और उसके बाद जब गुबार हटेगा तो थोड़े दिन की छुट्टी मनाएंगे और फिर डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस करेंगे, किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। ऐसे 22 लाख बच्चों के जो सपने हैं उनको कुचला गया है, उनको रौंदा गया है, और ये मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। इसीलिए न्यूज़ पिंच अब बार बार बहुत सारे टीचर से बात कर रहा है, और इस बार हम उन टीचर से बात करें जो इसकी ग्रेविटी को और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो न सिर्फ टीचर हैं, उनका खुद का अस्पताल है, वो चैरिटी हॉस्पिटल चलाते हैं। ऐसे खान सर, स्वागत है सर, कैसे हैं? धन्यवाद धन्यवाद। अभी क्या ही अच्छे रहेंगे। जब बच्चों का पेपर लीक हो जाएगा, आप किसी टीचर से पूछिएगा उसके पे क्या बीत रहा होगा। बच्चों का तकलीफ हम लोग को समझ में आता है। पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब जब पेपर लीक होता है तो हम लोग को क्लास में जाने से पहले हिम्मत जुटाना पड़ता है। उससे पहले फुल कॉन्फिडेंस में क्या ही पूछेगा बच्चे। बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे जब क्वेश्चन लेके आते हैं, हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं, उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है बड़ा अच्छा हम लोग को, मतलब समझिए कि वो एक एनर्जी दे देता है। लेकिन आज जब बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या करेंगे, क्या जवाब दें उसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिन बच्चों के साथ ये बीता है, किसी को शायद अगली बार पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आज हमसे पूछ रहे हैं, हम लोग को हिम्मत जुटाना पड़ रहा है, उसको क्या जवाब दें। ये एनटीए वालों को समझ में नहीं आएगा। सर, जब पहली दफ़ा नीट पेपर लीक होने की बात आप लोग तक पहुंची तो एक बार तो मन में आया होगा नहीं यार ये सब झूठ है, लगा होगा ना कि यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतनी बड़ी बॉडी है, 2024 में चूक हो गई थी, 2026 में नहीं होगी। शिक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं कि 0 एरर पे काम होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया, आज तक को दिए इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि 0 एरर पे हमारी सरकार प्रतिबद्ध है काम करने के लिए। फिर एनटीए के डीजी बदले जाते हैं, एनटीए में बड़ा स्टाफ होता है, एनटीए के ट्वीट आते हैं, और ट्वीट ऐसा था कि हम आसमान में धान बो देंगे। एनटीए के डीजी बदल के सस्पेंड किए गए या नौकरी से हटाए गए या प्रमोशन मिला? प्रमोशन मिला। तो पूरी बात बताइए आप वहाँ पर। अब बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की। आप कोई भी नहीं चाहेगा कि पेपर लीक हो। ऑब्वियस बात है कि इतनी बड़ी पेपर से किसी मंत्री, कोई पॉलिटिशियन हो, उसको तो नाम में इज्जत तो जुटती नहीं है।
लेकिन बात यहाँ आते फिर भी लीक हुआ ना। और आपको पता है 3-4 दिन पहले से वो क्वेश्चन घूम रहा है। अच्छा। और इतने ये लापरवाह हैं एनटीए वाले कि सोशल मीडिया में घूम रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम तो इसके भरा पड़ा हुआ था। और ये गेस्ट पेपर है, इससे आने की क्वेश्चन संभावना ज़्यादा है, बाकायदा उसके ऊपर वार्निंग लिख के, नोटिस लिख के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आने की संभावना ज़्यादा है। शुरुआत में क्वेश्चन बेचे गए कई बच्चों को 5-5 लाख, लास्ट दिन तक 50-50 हज़ार में बेच दिया। क्योंकि एमबीबीएस करने की प्राइवेट में फीस है 1 करोड़ से 1.5 करोड़, तो जिसको 1-1.5 करोड़ से अच्छा है वो 1-2 लाख रुपए लगा के ले लेगा। बच्चों को पहले लगा मजाक है कि ये कोई स्कैम चल रहा है बच्चों को लूटने का। जब पेपर होता है हू बहू वही आ जाता है। जब हू बहू 90%, 85-90% आप टकरा दिए, भी बचा क्या यहाँ? और इसको खबर नहीं है। सोचिए 3 दिन से घूम रहा है। इस गधे को अगर पता रहता है एनटीए को तो इसके पास कई सेट क्वेश्चन होते हैं, वहाँ चेंज कर सकता, कोई मतलब नहीं था इसको। ऐसे इंसान के भरोसे हमारे यहाँ के 20 से 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी एनटीए के भरोसे। और इन लोगों के अधिकारियों को कोई सजा नहीं होगी, ना ही इनका नाम उजागर होगा। हो सकता है कि इन्हें प्रमोशन वोशन मिलकर और चले जाए यहाँ से। जैसे एनटीए के जो डीजी हैं अभिषेक, उनका बयान आया कि हमने देखा कि क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो अगर लीक हुआ है और ये लीक कराया गया है तो लीक तो ऐसा नहीं कि आधा तिया होगा तो पूरा ही होगा, पूरे होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि मिल रहा है, हमने जो है फौरन दिया है। और फिर वो बयानबाजी कि किसी को बख्शेंगे नहीं, सीबीआई को जांच सौंपेंगे और सरकार जो है ऐसी कार्रवाई करेगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी, इस टाइप के बयान आते हैं। तो फिर एज ए एजुकेटर कैसे? सजा को कोई पीढ़ियों याद रखे ना याद रखे, लेकिन ये पीढ़ी हमेशा याद रखेगी एनटीए को। ये पीढ़ी हमेशा याद रखेगी ऐसे बदतमीजों के हाथ में हमारा सिस्टम था, जिन गधों को कुछ नहीं आता था। देखिए एनटीए के भरोसे ही एग्जाम नहीं हो सकता है। ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है, चाहे कितना मेहनत लगा दे यहाँ पे, कुछ मतलब इनके पास का है ही नहीं है यहाँ। ये क्या कहते हैं कि हम बख्शेंगे नहीं। लीक कराया कैसे? बकसना बाद में, पहली बात छीछा लेदर आप किए हैं, साफ आप ही कीजिएगा। ये किए क्यों, कराए क्यों गया था, ये बताइए। कैसे पेपर लीक हो जाता है? हम लोग भी जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो हम लोग के यहाँ 700-800 लोग बैठ के क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब उसकी अलग टीम है कि उसमें से किस क्वेश्चन को सेलेक्ट करेगी। 8-10 सेट क्वेश्चन बनेगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग बच्चों के लिए देंगे। लेकिन लास्टली जब क्वेश्चन छप के आ जाता है तो सिक्योरिटी और इसके टॉप मैनेजमेंट के 4-5 लोग वहाँ रहते हैं, जिनकी पूरी कंफर्म रहता है कि ये लोग लीक नहीं करा सकते। ये बताइए अगर वहाँ से कोई चाहे तो लीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो एनटीए के अंदर से या हाई लेवल का आदमी जब तक नहीं मिला है, आप रेलवे का टिकट कंफर्म नहीं करा सकते हैं, रिजर्वेशन किसी का नहीं करा सकते। वेटिंग लिस्ट 10 है तो 10 रह जाएगा, हो सकता है अगर ऑटोमेटिक नहीं हुआ तो आप नहीं करा सकते। पेपर कैसे लीक हो जाएगा? और ये लोग कहें सीबीआई को, एक बताइए 100 कितने % स्ट्राइक रेट है सीबीआई का सजा देगा? मैं बता देता हूं सर। ओहो, रुकावट के लिए खेद है। बीच इंटरव्यू में एक स्पॉन्सर का अनुरोध है, वीडियो आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर ऊडो के बारे में। ऊडो एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस के डे बाय डे काम को काफी सिंपल बना देता है। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाता है इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेबसाइट क्रिएशन जैसे मल्टीपल पावरफुल एप्स। इन्हीं ऐप्स में से एक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें आप इजीली प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, उनके अंदर टास्क ऐड कर सकते हो और सिर्फ एक क्लिक में पर्सन इंचार्ज असाइन कर सकते हो। आप प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, टैग्स लगा सकते हो, डेडलाइन डिफाइन कर सकते हो ताकि ऑन टाइम डिलीवरी इंश्योर हो। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। ऊडो का बिल्ट इन कैरेक्टर आपको अलाउ करता है कि सारी कम्युनिकेशन एक ही जगह मैनेज हो, चाहे ईमेल्स हो, नोट्स हो, कॉल्स, मीटिंग या रिमाइंडर शेड्यूल करना हो, सब कुछ एक ही प्लेस पर। और सबसे बेस्ट पार्ट, ऊडो आपको फर्स्ट ऐप 100% फ्री देता है, लाइफ टाइम होस्टिंग और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। तो फिर वेट किस बात का? ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विजिट नाउ और अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई कर लो। अब चलिए वापस चलते हैं टेबल पर। सीबीआई का स्ट्राइक रेट है पिछले 2015 से बताओ, 10 सालों से एक कन्विक्शन कराया है, एक सजा बस। 2015 से लेकर अब तक जो है मात्र एक कन्विक्शन हुआ है और सीबीआई के पास बहुत सारे मामले गए हैं। सीबीआई जो है एकदम मैसिवली फेल्ड, कहते हैं ना, मैसिवली 162 से प्लस जो है डॉक्यूमेंटेड फ्रॉड हुए हैं पिछले 20 सालों में 16 स्टेट में। और जहां पर हर दल की सरकारें रही, ज्यादातर बीजेपी की सरकारें रही हैं। 12 से प्लस जो इसमें कई सारे लीडर्स के नाम आए। अब तो सर जो है, हम तो अभी नाम ले लेंगे तो मुकदमा हो जाएगा। हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं जो पेपर माफिया थे, विधायक हैं, आरोप नहीं साबित हुआ,
तो नाम ले लेंगे तो कहेंगे कि जो है हमको माफिया बता रहा अभी। सीबीआई मतलब समझिए नोकिया मोबाइल देखे थे, हाँ। एक टाइम पे था, तब टाइम था कि सीबीआई को उसके घर वाला नहीं पूछता है सब। तो सीबीआई किस लिए है कि आपको किसी नेता को पकड़ के लाना है, ये सब के लिए सीबीआई है। इसके लिए तो एनआईए को लगाइए। ये एक आतंकवाद से कम घटना है क्या? इस किसी बच्चे के आप 20-20 लाख बच्चों के भविष्य से खेल लिए। एक बंदूक चलाने वाले के पास भी होता है, वो कितनों को 20 लाख लोगों को एक बार क्षति पहुंचाने की क्षमता किसी में नहीं है। वो परमाणु बम में भी इतनी क्षमता नहीं है। ये अकेले तबाही कर दिया। एनआईए से नीचे किस क्यों जांच सौंप रहे हैं? और इसमें सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करिए। सर आपने सीबीआई की बात की ना, सीबीआई का मैं कन्विक्शन रेट निकाल कर, आपका बयान मैंने सुना काफी वायरल हो रहा था, तो मैं सोचा देखा जाए कि एक्चुअल में सीबीआई ने क्या किया है। 2015 से लेकर के इतने सारे, आप तुम ज्यादा पढ़ा रहे हो, आप देख रहे हो कि कितने सारे केसेस उनको जाते हैं, मात्र एक केस में कन्विक्शन हुआ है और कन्विक्शन के नाम पे 2-3 साल 4 साल की सजा होती है। उसमें भी वो 6 महीने में जमानत पे बाहर आ जाता है। कुलदीप सिंह जैसे बलात्कारी को जमानत मिल जाती है, तो इन लोग को तो कोई जानता भी नहीं। इसमें मीडिया की भी क्या है, जो नेशनल मीडिया है वो ये दिखाएगी कि 2 आदमी गिरफ्तार, 5 दिन बाद जब उसको जमानत मिलेगी तो नहीं दिखाएगा। कभी ये भी दिखाओ, सुनते होंगे फला जगह छापा मारा सीबीआई ने, 100 करोड़ रुपया बरामद। उस 100 करोड़ किस बैंक में जमा हुआ, सरकार की ट्रेजरी में, कभी सीबीआई ने रसीद दिखाया? देखो ये 100 करोड़ हम पकड़े हैं, इतने जगह से छापा मारे, ये जमा हो गया, इसका उ गया, केक कट गया, सब में बढ़ गया। अब क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। सीबीआई बना कब था? अंग्रेजों ने, जब दिल्ली पुलिस थी तो उसी के समय यहाँ पर बनाया गया, इसलिए कि कोई मुद्दा आया तो उसको दबाने के लिए दे दीजिए। सीबीआई बेसिकली था कि किसी मुद्दे को दबाना है वहाँ दे दीजिए। अभी के टाइम पे सीबीआई की क्या रिलेवेंस है? कोई नेता होता थोड़े है कि उसको पकड़ के 6 महीना रखेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे, ऐसा तो है नहीं। आप बताइए, अगर कोई क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा है तो उसको पता है कि हम इससे 500-1000 करोड़ का बिजनेस करेंगे। अगर किसी को 1000 करोड़ का बिजनेस का फायदा हो रहा है और उसे 2 साल की सजा ही हो जाएगी, तो कहेगा भैया हमारा 3 साल का सजा दे दो। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 1000 करोड़ रुपया 3 साल की से लोग सऊदी जा रहे हैं काम करने, मजदूरी धूप में 100 मंजिल ऊपर काम करते हैं वो मजदूर 30-40 हज़ार की नौकरी के लिए 2 साल वहाँ रहते हैं, और यहाँ 2 साल की सजा होगी, उसमें बीच में जमानत पे छूट जाएगा। तबीयत खराब होगी तो कभी हो सकता है कि सजा ही माफ हो जाए। अपराध बढ़ने के कारण क्या है? यही 3 कि हम पकड़े ना जाएंगे। जिस दिन ये डर खत्म हो गया कि मैं तो पकड़ा ही नहीं जाऊँगा, और पकड़ा भी गया तो कितना ही आप सजा दिला पाइएगा, सबूत मरवा देंगे। और अगर सबूत आ भी गया तो 6 महीना साल भर की सजा होगी, इससे ज़्यादा तो कोई सजा ही नहीं होगी। यही डर नहीं है इन लोगों को। एनटीए के अंदर बैठे हायर ऑफिसर को पता नहीं है, इतना तकलीफ होता है एक बच्चे को पढ़ाने में। सोचिए 2 साल एक बच्चा पढ़ाई करता है। अब उन बच्चों की उंगलियों को देखिएगा, यहाँ कलम के दाग पड़े होंगे, पकड़े पकड़े यहाँ पर कलम का दाग आ जाता है। आपको पता है बच्चे लोग 1 टाइम खाना बनाता है ना तो 2 टाइम खाता है, 3 टाइम तो बच्चे खाते ही नहीं है बेचारे। वो भी जैसे मन वैसे खा लिए। लास्ट टाइम एग्जाम जब आता है 2-3 महीने, तो बच्चे कहते हैं अरे दाल चावल बना लो, अचार चटनी चोखा से खा लेंगे, कौन बनाएगा सब्जी, बेचारा कि थोड़ा टाइम बचेगा तो हो जाएंगे। 1-1 नंबर से बच्चों की पूरी करियर खराब हो जाती है। और ये कुछ लोग कहते हैं कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसे दोबारा एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? ये किस लेवल का जाहिल इंसान बोल सकता है? उसे यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। बोर्ड एग्जाम आप 10 बार दे लो ना, वो 10 बार दे देगा। दिन में 5 बार एग्जाम लीजिए बोर्ड एग्जाम का, वो देगा। कंपटीशन में 1-1 नंबर मायने रखता है, और 1-2 नंबर कई बार ह्यूमन एरर से गलत हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 10, मान के चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, उसको ऑप्शन नंबर डी रंगना था, गलती से उसने सी रंग दिया, या उस सर्कल से बाहर हो गया। कलर करने में कई बार मिस्टेक हो जाता है बच्चों से, वो ह्यूमन एरर होता है। 1-8 नंबर से उसको पूरा सपना टूट जाएगा। जिन बच्चों ने मेहनत किया है उसको दोबारा एग्जाम होगा। और कितने आराम से ये नालायक टाइप के लोग ये बोल सकते हैं। आप एक गांव का कोई मुखिया होगा, वार्ड मेंबर का जो चुनाव जीता होगा, वार्ड मेंबर लोकतंत्र में सबसे निचला पद पे आएगा वहाँ, अगर वार्ड मेंबर का चुनाव जीता उससे जाके कहिए ना तो चुनाव तो जीत ही गए हो, एक बार दोबारा इलेक्शन करा लिया जाए, भाग जाएगा वहां पे। और यहाँ 22 लाख बच्चों का कहा जा रहा है कि दोबारा परीक्षा दे देने में क्या जा रहा है, तुम भाषण मचाओ, ये लोग करते रहेंगे सुधार। यहाँ इनको कोई सजा नहीं है, इनको फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। अगर 1000 करोड़ का घोटाला करके अगर किसी को 10 साल की सजा है, जब ये बात समाज में जाएगी तो लोग ऐसे हैं जो उठ के आएंगे, ले भैया हमारा 12 साल डाल दे, 1000 करोड़ ले आओ यहाँ। उसको किस बात का डर होगा? फांसी के नीचे क्या सजा? और सीबीआई जांच करेगी इसकी। 22 लाख लोगों का जो खिलवाड़ कर दिया वो आतंकवाद जैसे घटना जघन्य अपराध है कि नहीं? एनआईए जांच करनी चाहिए। और ऐसे जो लोग मिले हुए हैं, ये तो जो कुछ लोग पकड़े जाएंगे बाहर, ये तो सिपाही हैं।
असली शतरंज का खिलाड़ी पीछे छुपा है, जिसके पास कोई खबर नहीं है। हो सकता है कि वो समाज में उसके ऊपर नज़र ही नहीं जाए, उसको पकड़ना ज़रूरी है। बीच में कुछ कोचिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है जो उनका धंधा बना दिया है। देखिए, एक बच्चों में कनेक्शन कोचिंग की ईजिली होती है। एक पेपर लीक कराने वाला रसूखदार इंसान होता है, बहुत पहुंच वाला होगा, ऊपर तक हाई लेवल होगी। वो बच्चों में पहुंच उसकी नहीं होगी जिसकी ऊपर लेवल तक पहुंचे। अब वो क्या करेगा, किसी कोचिंग से संपर्क करेगा, वो उसकी पहुंच बच्चों से हो जाएगी। उसको क्या करना है, बता देना है, हो गया यहाँ पर। ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, और भी एग्जाम के एक हफ्ता पहले। कोचिंग वाले को सजा दी जाए तो आप साथ रहेंगे? हम एकदम साथ रहेंगे, एकदम जांच होनी चाहिए। और शुरुआत कहीं, हम तो कहते हैं कि किसी को नहीं बकसना चाहिए। बट एक बात है सर, आप तो इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, इतने सारे पेपर लीक होते हैं, हर बार जब पेपर लीक होता है तो पता चलता है कि ड्राइवर था, प्रिंटिंग प्रेस वाला था, तो ये था, तो वो था। हर बार यही लोग आते हैं और 2-4 छात्र आते हैं। कभी आपने देखा कि कोई बड़ा आदमी जो इसमें इन्वॉल्व हो पकड़ा गया हो? पकड़ा जाएगा ना, वो जो पकड़ाया है छोटका ना, उसको चौराहा पे करके आप पीटना चालू कीजिए, कोई बात नहीं। वो बस जो पकड़ाया है ना, सिपाही, जो छोटे लेवल का आदमी, उसको स्टूडेंट के हवाले कर दीजिए। वो देखिए इतना मार मारेगा सब उनको ना, फिर वो बताएगा कौन था। और ये जो चेन रिएक्शन बच्चों को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ना, उसको प्रैक्टिकली दिखाएगा कि देखो हम चेन रिएक्शन करके कहाँ तक, न्यूक्लियस तक नहीं पहुँच जाते। तब आप संरक्षण दे के उसे बचाइएगा तो क्यों नहीं कोई बचेगा। सर मैं तो आपको बताऊं, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो विधायक हो गए हैं, जिनके पेपर माफिया में नाम लूंगा तो मुकदमा करा दें, क्योंकि आरोप तो साबित नहीं हो पाया। मैं एक पैटर्न और आपसे समझना चाहता हूं। एक चीज और हम इसमें करना चाहेंगे। देखिए, पेपर जो अभी हल्ला हो गया नीट का, एक बात बताइए, ये जो पेपर लीक हुआ है, इसकी जांच क्या सीबीआई को पता थी, रॉ को पता थी, कि बच्चों ने खुद पता किया है? सोचिए कितना शर्म की बात है कि बच्चों ने बताया है एनटीए और गवर्नमेंट को कि पेपर लीक हो गया है, जांच कीजिए। बच्चों ने प्रूफ दिया है, स्क्रीनशॉट दिया है कि देखिए ये एग्जाम है, इसके 2 दिन पहले, 2 घंटा पहले ये क्वेश्चन मैच किया। तो अब कह रहे हैं हो, और उस बच्चों को शुरुआती में दबाने का प्रयास किया गया है कि मुकदमा हो जाएगा, अगली बार पेपर नहीं बैठने देंगे। वो जब ग्रुप में फैल गया तो हिम्मत आया यहाँ पर। तो ये लोग बताइए, इनको खबर नहीं है, ये लोग क्या करा पाएंगे? पिछली बार जैसे एनडीए का 2024 में विवाद हुआ, आप लोगों ने बढ़ चढ़ के बोला, तो क्या उस बार का प्रेशर काम किया कि इतनी जल्दी मान गए? वरना तो बहुत मोटी चमड़ी के लोग मानते नहीं है। अब मनवा देंगे हम लोग, कैसे नहीं मानेंगे? यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, ऐसे कैसे छोड़ दिया जाएगा? देखिए 2024 में पेपर लीक कराया गया, ये जो शब्द होता है ना, लीक हुआ, ये ठीक नहीं है, लीक कराया गया था। 2025 में क्या गारंटी है कि ऐसे लोगों ने पेपर नहीं लीक कराया होगा? आपकी नज़र में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि लीक नहीं हुआ। एक शराबी से शराब नहीं छूट रहा है, सिगरेट पीने वाले से सिगरेट नहीं छूट रहा है, जुआ वाले से जुआ नहीं छूट रहा है, तो पेपर लीक कराने वाला पेपर भी लीक कराना छोड़ देगा, जिसका हजारों करोड़ का बिजनेस है, आपके पकड़ में नहीं आया। और सुनिए, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, हमको तो पता नहीं कि एक बड़ा षड्यंत्र लग रहा है कि OMR सीट हटाओ, कंप्यूटर बेस्ड ले लो। कंप्यूटर बेस्ड में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलेगा। कई बार ऐसा भी, कंप्यूटर को हैक करना, एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई है। वो अमेरिका में बैठ के रूस का हैक कर रहा है, यहाँ बैठ के हम सोचिए, FBI अमेरिका की इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी, CBI कहाँ, FBI उसके डायरेक्टर का जब हैक हो सकता है, तो परीक्षा बैठा कंप्यूटर का ही नहीं हैक हो सकता है। उसमें तो और पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सलूशन ये नहीं है कि हम कपड़ा चेंज कर देंगे तो बीमारी सही हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग क्या कहावत है कि कच्चे बदलने से दस्त नहीं रुकता है। तो ये वही कह रहे हैं कि हम OMR के जगह कंप्यूटर पे चल जाएंगे ना, तो पेपर ले, अरे गधा कहीं का, उसमें पता नहीं चले। और ये हर बार लग रहा है कि हर बार नया कच्छा पहना देंगे तो दस्त रुक जाएगा, हर बार लीक हो रहा है। आप सर एक उदाहरण जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2024 में जो नीट वाला पेपर लीक होने की बात हुई, उसमें संजीव कुमार उर्फ मुखिया का नाम है, बक्सर जेल में भी बंद है। लेकिन क्या हुआ था कि शुरुआती जांच में जो अपराध इकाई थी, आर्थिक अपराध इकाई, उसने जांच की। फिर उसके बाद इसमें नीट में इसका नाम आया, लगातार TRE 3 पेपर के लीक कांड में भी इसका नाम आया। आप जो कह रहे हैं ना कि वही आदमी होता है TRE 3 में। फिर इसके बाद पुलिस ने इसको हिरासत लिया, फिर इसके ऊपर मुकदमा चलता रहा, फिर इसका तमाम होता रहा। अब इसके ऊपर जो चार्जशीट लगानी तो चार्जशीट नहीं लग पाई। फिर उसके बाद 90 दिन बाद जो है ये CBI की चार्जशीट लगनी थी, CBI इस पर चार्जशीट नहीं लगा पाई। ये तो कहिए कि इसके ऊपर एक पहले से मुकदमा दर्ज था, जिसमें ये था कि इसके ऊपर EOW ने आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा कर रखा था, उसकी वजह से जेल में है। CBI तो छूट गया था। CBI नेता होता के डराने की चीज़ है, बड़ा चीज़ नहीं पकड़ पाते। CBI कब अच्छा काम करती है पता है? टीवी सीरियल में देखिए, जबरदस्त कुछ खोज निकाल कर पता करो कुछ गड़बड़ है। CID CBI फिल्म में अच्छा है, जमीनी हकीकत पे कौन सा, हम आपको पिछले
25 साल का बताते हैं कौन से बड़े मुकदमे को सीबीआई ने किया है, कोई बताइए जो सीबीआई उस ठोस नतीजे पे पहुंची हो, कोई नहीं। कन्विक्शन रेशियो इसका 1% है, तो इससे कौन डरेगा? ये मामला ठंडा करने के लिए है यहाँ, क्योंकि अल्टीमेट बच्चे कितने दिन लड़ाई लड़ेंगे और मीडिया कितने दिन मुद्दों को उठाएगी। 4 दिन बाद इन्हें नया टॉपिक मिलने वाला। पता चला उधर ईरान अमेरिका हार्मूज बंद करके गैस सिलेंडर सोना चांदी महंगा करके मुद्दा चेंज हो जाएगा। इन बच्चों का दुख जानने वाला कोई नहीं है। अल्टीमेटली इन बच्चों को दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने दोस्त से 500 रुपया 600 रुपया कर्जा लेके एग्ज़ाम देने गए थे। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं ना कि होटल में जाके आराम कर ले। वो जब ट्रेन में एक जानवरों की तरह पहुंचा के जाते हैं, फिर उसी रेलवे स्टेशन 20 रुपये का प्लास्टिक बिकता है, उसको बिछा के सो जाते हैं। और बच्चे क्या कहते हैं पता है? ये वो गनीमत है कि एग्ज़ाम गर्मी के दिन में है, सोने वोने में दिक्कत नहीं होता, नहीं तो ठंडी के दिन में स्टेशनों पर सोने में दिक्कत होता है। सोचिए उस बच्चे का तकलीफ़ उसको इस बात का है कि अगर एग्ज़ाम ठंडी में होता तो हम 20 रुपये के प्लास्टिक में नहीं सो पाते। और उस बच्चे का क्या बीतेगा? लड़कियों को सोचिए, उनके गार्जियन एग्जाम दिलाने ले जाते हैं, भीड़ में कोई ट्रेन तो चलती नहीं, जानवर की स्थिति हो जाती है, एक के ऊपर एक आदमी जाता है। कोई 400 किलोमीटर सेंटर दिया है, किसी का 200 किलोमीटर दूर सेंटर दिया है। उन बच्चों का मेहनत का क्या होगा? ये 2 मिनट में जो पेपर लीक कराने वाले ये लोग ही तो कभी नहीं सोचते हैं। ऐसे भी लड़कियां हैं जिनको अब शायद मौका ना मिले, अब उनको शादी ब्याह करा दीजिए। जिसका सपना था ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करने का, अब किचन में रोटी बेलेगी। उसको तो आपने आजीवन कारावास दे दिया। कभी जी पाएंगे कोई इंसान जिसने ये सपना देखा, जिसने दिन रात नहीं समझा? हम ऐसे बच्चे, हमारा तो अभी हॉस्पिटल ना, हम देखते हैं हमारे यहाँ डेली 25 से 30 स्टूडेंट इस बात के लिए आते हैं ना, इनकी गर्दन की हड्डी मुड़ गई है पढ़ते पढ़ते, ये पोस्चर खराब हो जाता है ना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड दबने लगता है। ये हालत है। प्रतिदिन 25 से 30 बच्चे ऐसे आते हैं जिनका पढ़ते 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 ये गर्दन की हड्डी मुड़ गई है, अब उनको सर्वाइकल पेन होता है, पोस्चर से ठीक किया जाता है उनका। ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खेल रहे हैं। गरीब लोग आज भी तैयारी करने वाला 30 से 40% ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी या तो कर्जे लेके भेजे हैं, खेत या माँ के गहने गिरवी रखे गए हैं। ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शायद मंगलसूत्र तक गिरवी रखा है। उनका तकलीफ ये एसी में बैठे लोग क्या जानेंगे जो कहते हैं कि पेपर दोबारा दे देना। उसका 1 नंबर अगर कम आया, 1 नंबर, तो हो सकता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, और उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर सके। अरे हम कहते हैं जिसके पास पैसा है उसके लिए सरकार खोल देना कि भैया ये वाले में पैसे वाले चले जाओ, इसमें ये वाले आएंगे। जब तुम्हें पेपर ही लीक करा, खुलेआम बोल दो कि हाँ भैया ये वाला इतना ही सीट, कम ही सीट रहेगा, पढ़ने वाले आएंगे यहाँ। वो तो कितना बेच रहा है किसी को पता नहीं चल पा रहा है। तकलीफ क्या समझेंगे इन बच्चों का? हमारे यहाँ एक बच्चा था, उसकी जनवरी में उसकी माता डेथ कर गई थी, और हम लोग को पूरा यकीन था कि ये बहुत अच्छा रैंक लाएगा, ये टॉपर्स में आएगा। किसकी माँ डेथ कर जाएगी, महीने भर पढ़ाई कर पाएगा? उसको हम लोग बाबू भैया बोल के, बाबू देख माता के लिए पढ़ाई कर, इस बार तुम डॉक्टर बन, तुम अपनी माँ को नहीं बचा पाए गरीबी की वजह से, अच्छे डॉक्टर बनना, गरीबों का इलाज करना। वो हिम्मत जुटा के फिर पढ़ाई किया। आज आपको पता है मेरे ऑफिस में आता है पूछने, सर से हमको मिलना है। हमारी हिम्मत नहीं हो रही, हम क्या बोलेंगे उसके सामने, क्या बोले बताइए हम उसको जाके। वो पूछ रहा है हमको सर से मिलना है। जब आप बोल रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत इमोशनल तो हो जा रहे हैं, आपके वहाँ हम लोग क्या जवाब दे पाएंगे, आप बता पाएंगे? आज बच्चा पूछता है, हम लोग जब उसको पढ़ाने जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस रहता है हम लोग के पास, मस्त पढ़ाएंगे आज, इसको पूरा समझ में आएगा। आज बच्चों से हम लोग कतरा रहे हैं, क्या जवाब दे दें हम उसको? ये बैठे एनटीए में चंद अधिकारी लोग को पता चलेगा क्या होता है। हम लोग कोई अमीर और करोड़पति बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिसके माँ बाप शायद मजदूरी कर रहे हों, ठेला रिक्शा चला रहे हों। इन बच्चों के लिए इनको जवाब दिए गए, और जब पूछा जाता है कि अगली बार परीक्षा हो जाएगा तो क्या बीत जाएगा इन लोग को, इनको क्या समझ में आता है? जितना 2 साल बच्चा बैठ के पढ़ाई किया ना, हम लोग खड़े होकर 2 साल पढ़ाए हैं। जितना कलम उसका घिसा है उतना मार्कर हमारा भी घिसा है, उसके साथ साथ हमने भी मेहनत की। 6-6 महीना काम टीचर्स रोक के रखते हैं कि दिवाली की छुट्टी होगी ना तो हम ये वाला काम कर लेंगे, होली की छुट्टी होगी तो हम सब ये वाला काम कर लेंगे। टीचर की भी अपनी फैमिली होती है कि बच्चे को कभी हम लेके जाएंगे यहाँ पर, उनको लौटा देंगे। ये बोलते हैं कि बच्चे जो पढ़ने वाले हैं दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। मतलब सच अ पेनफुल, मतलब आपसे बात करके तो एकदम जैसा लगता है कि ये किसी टेरर एक्ट से कम नहीं है। और मैं वो आपको देख रहा हूँ, आप जिस भाव से कह रहे हैं, और आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आप वो लाखों बच्चों की पीड़ा और वेदना के साथ कह रहे हैं। और
मतलब मैंने आपको नहीं देखा इस तरीके से इमोशनल होते, आपकी आंखों में इस तरीके से पानी आते, मैंने मतलब रेयरली देखा। आप समझिए हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? बच्चों के लिए। हमसे हमारी आज जिन लोगों ने शिक्षा को धंधा बना दिया था, आज वो टीचर हम लोग को मतलब नफरत करते हैं हम लोगों से कि इस इंसान की वजह से मेरी कमाई बंद हो गई। आज भी ऐसे कोचिंग वाले हैं जिनकी बीवी पत्नी हमसे आके कही, खान सर आपने फीस कम कराया, नहीं तो हर साल हमारे पति एक नया बिल्डिंग खरीदते थे, इतना कमाते थे। वो लोग हमसे दुश्मनी करने लगे। आज उनके लिए हम लड़े कि हम तुम्हारा फीस कम कराएंगे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी, तो देखिए सरकार ने महंगाई के लिए सोचा कि राशन महंगा करे, कपड़े राशन सस्ता करें, ना राशन सस्ता हुआ, ना लोहा सोना चांदी सीमेंट, कौन सी चीज सस्ती हुई है? कुछ नहीं सस्ती हुई। लड़ते लड़ते हमने एजुकेशन सस्ता करा दिया। पूरी सरकार का तंत्र मिलकर महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ के हमारी कितने टीचरों से झगड़ा हो गया, दिन रात कोसते हैं सब। आज हम उनसे तो लड़ लिए, इनके आगे हम क्या कर रहे हैं? इनको कहिएगा ये 4 गो मुकदमा लाद देंगे। 4-5 गो मुकदमा मेरे पे पहले से है। किसी का हम घर लूटने नहीं गए, सरकार मुकदमा करके बैठी है। एगो 4 गो और लाद देगी यहां पर। और ये जब कहा जाता है एनटीए की तरफ से कि हम दोबारा परीक्षा कराने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे और फीस नहीं लेंगे, तो लगता है कि एहसान लाद रहे हैं। तो सुरे मुंहते हो तुम, तो साफ वही करेगा। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे। तुमको पीटा सब नहीं, ये गनीमत है। जो उनका लॉस हुआ वो कौन भरपाई करेगा? आप बताइए, कोई बनारस का रहने वाला है, उसका सेंटर जा रहा है कानपुर। एक गरीब इंसान के लिए 500 रुपया कितने मायने रखते हैं? हम आपको 2017 की बात बता रहे हैं। आई थिंक 16-17 के आसपास की बात बता रहे हैं। एक बच्चा था, इतना बेहतरीन था पढ़ने में, रेलवे का उसका एग्जाम देना, तो उसका सेंटर चला गया बिलासपुर। वो केवल इसलिए नहीं गया कि उसके पास पैसे नहीं थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कहा कि सर हम कहां से जाएंगे? हम उसको कहेंगे तुम हमसे मांग लेता। वो एग्जाम जिस दिन था उस दिन उदास आके हम गधा कहेंगे तो तुम एग्जाम में नहीं गया? कहा सर पैसे नहीं था। अब हम क्या क्या कहें? हम ये आप गरीबी नहीं देखे हैं वहां तक, कितनी भयानक लेवल की गरीबी होती है। आज भी हॉस्टल में अमीर और गरीब बच्चे एक साथ रहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिनका टिफिन बढ़िया मेस से आता है, उसमें 4 किस्म की सब्जी रहती है, 2 किस्म की सब्जी रहेगी, कभी एक मीठा रहेगा। और उसी लॉज में, उसी रूम में एक गरीब बच्चा रहता है जो दाल चावल चोखा खाता है। वो इंतजार करता है कि ये अमीर बच्चा जब कोचिंग जाएगा ना तो उसका जूठा टिफिन खोल के कुछ सब्जियां बचा होगा तो निकाल के खाएंगे। आपको बताएगा वो बच्चा कैमरा पे? नहीं बता पाएगा उसको। इसका मतलब ये नहीं कि उसको तकलीफ नहीं है। आज वो बच्चा, आप अगर वो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा ना तो कोई समझाने नहीं आएगा। एक गिद्ध बैठा होगा दूसरा, अब उसको नशा समझाएगा, ये लो सिगरेट, ये लो ड्रग्स, ये लो गांजा, अब फूंको। अब जब हो जाएगा तो समस्या ये आ रही है। ये आज जो पेपर लीक कर रहे हैं, आज बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। याद रखिए, अगर इन्हें फांसी नहीं हुआ ना, कल देश के साथ खेलेंगे ये लोग। और ऐसे ही गद्दारों की वजह से देश गुलाम हुआ था। हम लोग इग्नोर करते रहे। आज आप सवाल उठाइएगा तो हो सकता है कि उल्टे सवाल आपसे पूछ दिए जाए। जो बच्चों के बीच में रह रहा है उसको तकलीफ दे रहा है। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप हर तरह के लोगों से मिलते होंगे, आपको समस्याएं हर तरह की दिखती है। हम लोग बच्चों के साथ रहते हैं वहां पे। आप बच्चों को देखिए, उस बेचारे के पास 2 जोड़ी कपड़े में पूरा स्टूडेंट लाइफ बिता देता है। सर मैं तो अभी गया था बीते दिनों कोटा, और मैं देख के आया जो नीट वाले बच्चे तैयारी करते हैं, वो तो इतना छोटा होता है, वो तो आंदोलन भी नहीं कर सकता है। वो तो अभी 12वीं पास किया है। जैसे बाकी मैच्योर होते हैं, सड़कों पे आते हैं, अपनी मांग रखते हैं। आप लोगों से अगर आप लोग न बोलो, इतना आप लोग मुखरता से न बोलो, तो आज जो एनटीए इतना दबाव में है, इन लोग के तो कान पे जू न रखे। और उसके मोटे मोटे चश्मे। सर एक बच्ची मेरे को मिली, उसने ऐसी बात बोली, सुन के रोंगटा हिल गया था कि बोले भैया लड़के जो होते हैं ना वो शादी करने के लिए पढ़ते हैं, लड़कियां शादी से बचने के लिए पढ़ते हैं। मार्क 12 लेवल का सर उसने कोड दिया था। अब सोचिए कि वो कह रही थी कि हम घर पे क्या जवाब देंगे। मेरे पास इतने मैसेज आए भरे पड़े हुए हैं कि हम मिलाए हमारा 680 नंबर था, हम मिलाए हमारा 710 नंबर था। मेरा छोटा वाला भाई दिन भर खुश था, अब सिर्फ रो रहा है। भैया आप लोग समझाइए, सर लोगों से अपील करवाइए। मैं आप लोगों से सर थोड़ा निवेदन करूंगा कि बच्चों के लिए थोड़ा सा बोलिए कि वो इतना डिमोरलाइज ना हो कि वो अगला पेपर। देखिए, वो तो लड़ेंगे बच्चे, वो पेपर से लड़ेगा, सबसे लड़ेगा। लेकिन आप यकीन मानिए, इस एग्जाम के बाद बहुत सारी लड़कियों से उनके सपने छीन लिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे, हो सकता है 1-2 नंबर से नहीं हो तो उनका वो मजदूरी करने के लिए निकलेंगे। उसका क्या?
हम लोग से जो बन सकता है हम उनके लिए आवाज़ उठाएं, लड़े, मुकदमा सहें, सब कुछ करेंगे। अब 1 महीना 1.5 महीना बाद जो एग्ज़ाम होगा हम लोग उसके लिए दोबारा पढ़ाएंगे, उससे मतलब नहीं, उससे कोई फीस नहीं लेगा इंडिया का कोई टीचर नहीं लेगा, ना लेने देंगे लोग। हमें लगता है कि कोई टीचर लेगा भी नहीं। हर टीचर को तकलीफ होती है, चाहे वो किसी राज्य का हो, वो बच्चे की तकलीफ से उसे तकलीफ होती है। टीचर को टीचर कौन बनाता है? बच्चे बनाते हैं। कोई नहीं लेगा उनसे, उनका रिवीजन कराया जाएगा, उनसे टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, बट इसका क्या गारंटी है कि अगली बार नहीं होगा? हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। मान के चलिए 30 दिन बाद एग्जाम होगा, 35 दिन बाद, अब जब भी ये डेट डिसाइड करें, आप कल्पना कीजिए आप एक ऐसे जहाज में बैठे हैं जिसको ये डर है कि अभी ये गिर सकता है, ये जहाज क्रैश हो सकता है। आपके 1 घंटे का सफर कट जाएगा। अरे सर, हाँ, उसका 1 महीना काटना है इसी तकलीफ के साथ कि मेरा पेपर होगा, अगला क्या ठीक है कि पेपर लीक नहीं हो, और क्या ठीक है कि अगला पेपर इतना टफ कर दिया जाए कि शायद इनकी कलम ना उठे। आप बताइए, तकलीफ आप जान रहे हैं बच्चों की, उनका 1 महीना कैसे कटेगा ये कोई नहीं जानता है। आज आप भी जाइए किसी हॉस्टल पे, बस रात अंधेरा होने दीजिएगा, 11-12 बजे, देखिएगा कोई बच्चा रेलिंग पे आया होगा, ना उसके हाथ में मोबाइल होगा ना कुछ, सर दीवार से टेक लगा के सोचता होगा कि मेरा भविष्य क्या होगा। उस बच्चे की उम्र कितनी हुई? 16-17 साल का, 11-12 का बच्चा है, जिसके ऊपर सही से अभी उसने देश दुनिया नहीं देखी, लेकिन सिस्टम ने उसको खा गया। आप दे देंगे उसको जवाब? हम समझाए तो, हम बता तो रहे हैं कि एनटीए की वजह से ना हम लोग को बच्चों के सामने जाके क्या बोले। हम तो फिर से कहेंगे उठ खड़े हो, रात कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंधेरा सुबह होने से नहीं रोक सकती है। हम उसको साहस देंगे, लेकिन आप वहां बैठ के सोच के देखिए, बाहर से बकअप करना, वाह ये शॉट मार दे, वो शॉट मार दे, तो बहुत आसान होता है। बिल्कुल होता है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग जॉब होता जा रहा है। मैं तो देख रहा हूँ, आप हर दूसरे पेपर के बाद मैं आपको सड़क पे देखता हूँ, हर दूसरे एग्जाम के बाद मैं आपको देखता हूँ कि आप किसी न किसी पे लड़ते भिड़ते नजर आते हो या फिर सवाल उठाते नजर आते हो। मुकदमा झेल रहे हो तो अलग की बात है। बहुत टेंशन होता है। मुकदमा करने के लिए हो जाता है, उसके बाद जो उसकी कोर्ट की प्रोसेस होती है बहुत लंबी होती है। बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता है जब कोई एक आपका नाम पुकारा, अभी कोई मर्डरर है, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने रेप किया है, फिर कुछ देर बाद आपका भी नाम पुकारा जाएगा। कोर्ट में तो सब वही होते हैं, क्या किए थे? तो भैया हम बच्चों के लिए लड़ाई लड़े थे। लेकिन वो हम लोग को ये दिखाना चाहते हैं, तुम ज़्यादा लड़ेगे ना तेरे को बंद कर देंगे, तुम ही को दोषी घोषित कर देंगे। लेकिन ये भूल जाए, हम बच्चों के लिए ही सारे शिक्षक खड़े थे और हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। और बच्चों से भी कहते हैं, देखो टीचर पे लगा देंगे मजबूत धाराएं कि सरकार का जो है संपत्ति नुकसान किया, ये किया, वो किया। जो अभी ये कानून आया इसको लेकर के, आप लोगों ने उसको देखा होगा, 10 साल की मैक्सिमम सजा है और मैक्सिमम जो जुर्माना है वो 1 करोड़ रुपए का है। आपको लगता है ये सफिशियंट है? 1 करोड़ तो जो MBBS का बच्चा फॉर्म लिख करेगा उसी से एक आदमी से कमा लेगा। वो नियम इसलिए नहीं लाया गया था कि पेपर लीक ना कराए, वो पेपर लीक को प्रमोट करने के लिए ये कानून है कि भैया 10 से 1 करोड़ का जुर्माना है और 10 साल की सजा है। क्योंकि ये तो प्रमोट हो जाएगा ना कि भैया 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस है और 1 करोड़ 10 करोड़ जुर्माने लग जाएगा, तो उसको क्या जा रहा है? ROI देखिए ना कितना जबरदस्त है उसका। क्यों 10 साल की सजा नहीं है, 10 साल की मैक्सिमम सजा है। मैक्सिमम सजा के लिए जज को लिखना पड़ेगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर, तब ना जाके वहां का उसका प्रोसेस हो जाता है ना कि अगर आप किसी भी सजा में मैक्सिमम देंगे तो उसको जज को ये दिखाना पड़ेगा, नहीं ये इस तरह के अपराध का टॉप था। छूट के आएगा तो इतना पैसा बचा रहे विधायक ही लड़ जाए, उसके पास इतना पैसा बचेगा कि जल्दी छूट जाएगा। देखिए हम हमेशा बताते हैं, 2024 में भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वो निर्णय देती है। निर्णय और न्याय में अंतर होता है। बच्चे को निर्णय सुना दिया जाता है कि ये हो गया, काम खत्म। न्याय नहीं मिलता है। यदि न्याय मिलता तो 2024 का नीट का पेपर कैंसिल होता 100% होता। उस समय भी लीक था पूरा, अब 100%। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि 25 वाला में नहीं लीक हुआ, पता नहीं चला। और लीक के जो डॉक्टर बनेंगे मार डालेंगे मरीज को, क्या बनेगा वो डॉक्टर? और वही डॉक्टर जाके मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बिगाड़ेंगे, उनको नशा लगा देंगे, उनको भी चौपट करेंगे, मारधार करेंगे, कॉलेज का इन्वायरमेंट खराब करेंगे। मरीज थोड़ा सा प्रॉब्लम में होता है, 2-3 तमाचा मरीजे को मार देंगे। अक्सर दिन सुनते हैं ना कि ये सब चीज़ें क्यों होता है, ये हो रहा है सब चीज़ें।
बट सर फिर तो ऐसा लगता है कि भरोसा ही उठ जाए। मतलब हम लोग मतलब मैं कल जब ये खबर आई ना, मतलब मैंने कभी नीट का पेपर नहीं दिया सीरियसली, ना कभी मैंने जो है जेई दिया, कभी कोई परीक्षा नहीं दी, लेकिन अपने आप एक इमोशनल हो गया कि मैं उन बच्चों को देखा था और मुझे लग रहा था कि यार इन बच्चों के साथ तो ऐसा अपराध हुआ है कि ये देशद्रोह, इस पे तो एनएसए, देशद्रोह की धारा जितनी भी यूएपीए सब लगा देना चाहिए इन पे। यूएपीए ऐसे ही गधों के लिए बना ही है। देखिए आप समझिए एक बच्चे की मेंटेलिटी, जब कोई बच्चा नीट की तैयारी करता है ना, जब शीशे के आगे अपना बाल झाड़ता है सुबह ना, तो अपने आप को एक एस्पिरेंट नहीं देखता है, वो देखता है कि जब हम डॉक्टर बनेंगे ना तो वाइट एप्रन पहनेंगे, यहाँ स्टेथोस्कोप लगाएंगे। बच्चों का सपना होता है स्टेथोस्कोप के आगे नाम रहेगा, शॉर्ट में डॉक्टर लिखा रहेगा, डॉक्टर ये फलाना कुमार, ये सिंह, ये वो सपने में जी रहा होता है। हर दिन वो जब आता है तो सोचता है कि जब हम डॉक्टर बन जाएंगे तो मेरा ये शेड्यूल रहेगा, अपना हॉस्पिटल लाएंगे, आधे मरीजों का कम पैसे में इलाज करेंगे, कुछ जो मरीज एकदम गरीब होगा उनका, मतलब वो जी रहा है प्रतिदिन, वो सपने जी रहा है, वो पढ़ रहा है और सपनों को जी रहा है। फिर वो घर देखता होगा, बूढ़ी माँ है, कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी माँ बीमार होंगी, पैसे नहीं है इलाज कराने की, वो ये सपने देखते हैं कि हम इलाज करेंगे। अच्छा, उन बच्चों का क्या होगा सपने का? एक नंबर अगर ह्यूमन एरर से अगर गलत हो गया, और हर मैच में तो सचिन भी सेंचुरी नहीं मारा। नहीं, एक मैच हो जाए तो कहिए ना दोबारा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा, नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन ये है कि 20-22 लाख बच्चे हैं, बली का बकरा चढ़ा दो इनको, कोई पूछने बट सर एक बात बताओ, एनटीए से पहले जो व्यवस्था थी, पीएमटी, एआईपीएमटी, ये सारी व्यवस्था थी, ये कहा गया कि एनटीए आ जाएगा तो व्यवस्था एकदम चाक चौबंद हो जाएगी, एकदम दुरुस्त। आपने एनटीए का वो पुराना वाला ट्वीट देखा था? हाँ। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट योर क्लास एग्जाम, वो आपने देखा था वो ट्वीट? आपने बहुत एरोगेंट में कहते हैं दिस इज नॉट योर बोर्ड एग्जाम, दिस इज नॉट योर स्कूल एग्जाम। मतलब इन लोगों ने ऐसा अपने आप को समझ रहे थे जैसे भगवान टाइप के बन गए हैं ये लोग। मतलब उसमें ये था कि यू थिंक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन पेपर, दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन स्टूडेंट लाइफ इन। इस तरीके से पूरा एकदम मॉक टेस्ट डजंट स्केयर यू, द स्केल शोड अप। इस तरीके की पूरा एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आया है जो लड़कों से खुन्नस में लड़ाई लड़ रहा है और वो लिखा है, बाद में इसको डिलीट किया। देखिए एनटीए में कौन आ जाता है पता ही नहीं चलता। आपको प्रोसीजर पता है कौन एनटीए में आएगा? हाँ, मुझे थोड़ा सा ये समझाइए, जो लोग दर्शक जिसे मान लीजिए जो नीट और इन सब से नहीं जुड़े, पहले क्या व्यवस्था थी, बाद में क्या व्यवस्था बनी, क्या चल रही है, क्या समस्या है? व्यवस्था से समस्या, देखिए मेन समस्या है कि क्वेश्चन पेपर जो लीक करा रहा है वो हर बार बच रहा है। समस्या ये है, आप देखिए जैसे बिहार में पेपर लीक होने की, जो नीट का निकाल सकता है और TRE-1 का निकाल सकता है, TRE-4 का भी, TRE-4 हुआ नहीं, वो सेटिंग में लग गया होगा। ये है कि जो पेपर लीक कराने वाला नेक्सस है उसे बचाया जा रहा है, वो बच जाते हैं। पकड़े कौन जाते हैं? इनके प्यादे जो घूम रहे हैं, और इन्हें उसी लिए बलि का बकरा दिया जाता है, इन्हें उतने पैसे दिए जाते हैं कि तुम पकड़े जाओ। इवन कि ये भी हो सकता है कि जो मेन नेक्सस ऊपर बैठा हुआ है वो ये भी तय करता है कि जब पेपर लीक हो जाएगा, उसका प्लान बी भी रेडी रहता है। प्लान ए है कि पेपर लीक हो गया, टेंशन खत्म, सब में केक कटेगा, सब में बढ़ जाएगा, पैसा लेगा। अगर पेपर लीक पकड़ी गई तो वो ये भी तक फिक्स करते हैं कि ये लोग पकड़े जाएंगे और इन्हीं को पुलिस ले जाएगी। इतने बड़े लेवल का नेक्सस, ऊपर ही वो बचे रहते हैं। अब आप नीचे कुछ भी चेंज करते रहिए, आज ये व्यवस्था में चेंज करेगा, कल दूसरे में करेगा, ये बचा रहेगा, इसको सजा नहीं। इस पर यूएपीए, एनएसए, इसको एनआईए जांच करके उठा कर ले जाए। बट मैं जैसे देखता हूँ पिछले 20 सालों में 165 पेपर संबंधित फ्रॉड केस हुए हैं, और आप देखेंगे 16 राज्यों में हुआ है। मतलब जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है, उस गुजरात में बहुत सारे पेपर लीक हुए, तमाम राज्यों में हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई व्यवस्था ऐसी बनी नहीं सकती? मतलब आप लोग या मैं आपसे कब तक इस पर बात करता रहूँगा, आप लोग कब तक लड़ते हो? कोई सोल्यूशन नजर आता है कि कहीं जाकर के ये रुके? बाकी आप तो पढ़ाते हो, मैं क्या दूसरे देशों में कैसा होता है, मतलब क्या है? आपकी सपोज कीजिए कि आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, आप ही उनको कहिए तुम बिगड़ जाओ, और फिर हम आपसे गुहार लगाएं कि सिस्टम को सुधारिए, तो आप तो मेरे मुंह पे कहिएगा ना सुधर जाएगा, और नीचे वाले हंसेंगे सब कि जो बिगाड़ रहा है उसी के बाद जाके गुहार लगा रहा है। आपको लगता है बिना हायर लेवल के मिले लोगों से इतना बड़ा काम हो जाएगा? नहीं हो सकता है। कोई ठीक कर सकता है इसे? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारी चीजें ले जाएगा कौन वहां पे? सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, मतलब कमेंट्स बड़ा अच्छा करेगा। हाँ, कमेंट्स इतना जबरदस्त अच्छा करेगा जैसे लगेगा धरती पलट देगा सुप्रीम कोर्ट, यूटोपिया बन जाएगा एकदम गजब एकदम। उसके बाद से ना वो धरातल पे नहीं आएगा। एनटीए को बोला भी था कि आप अपनी एक ऑब्जर्वेटरी कमेटी बनाइए, अच्छा।
और जो इस बात की जांच करे, अलग टीम बनाइए जो जांच करेगी पेपर लीक तो नहीं हो रहा है। इसमें भूल गया उस चीज को। आप लोग से सुझाव लिए गए थे उस समय? किन लोग से? हम लोग से। हाँ। हम लोग को वो हम लोग को दुश्मन समझता है। जितनी गवर्नमेंट एजेंसी हम लोग को दुश्मन समझती है, कहती कि ये जो है सब ना यही हल्ला कर देता है क्वेश्चन आप पेपर लोग का। को पता है क्या बोलते हैं? हाँ। कोचिंग माफिया। वो खुदे माफिया है सब। भारत सरकार से और हम 2800 राज्यों के राज्य सरकार से कहते हैं, कोई स्कूल है जहाँ से आपका बच्चा पढ़ के डायरेक्ट नीट और IIT, या कोई कॉलेज बताइए जहाँ से बिना कोचिंग सहारा लिए UPSC वगैरह निकाल रहा है? वो तो क्या कहेंगे, मैं तो कह रहा हूँ असंभव है, मैं देखा हूँ ना पेपर। तो फिर वो भाई आप लोग टैक्स देते हो सारा, ऐसा है नहीं आप टैक्स फ्री भी नहीं आते हो, स्कूल की तरह तो है नहीं, आपका सारा सर्विस देते हो। इंटरटेनमेंट पर 18% टैक्स है जी। और एजुकेशन पे भी 18% है। आपको हंसी नहीं लग रहा है? मतलब एक नचनिया जो फिल्म में नाच रही है और एक टीचर जो स्टेज पे खड़ा होकर पढ़ा रहा है, दोनों वित्त मंत्रालय की नज़र में एक ही टैक्स स्लैब में आता है। हम तो कहते हैं बढ़ाइए तो कम से कम इनसे तो बाहर कर भाई। ऊपर ले जाना चाहते कि बराबरी मत रखो, इन गधों से बराबर में मत रखो। आप बताइए, लड़कियों के पढ़ाई पे GST होनी चाहिए, बेटी पढ़ाओ GST हटाओ। नारा ही गलत है। मतलब नारा ही ना, बेटी पढ़ाओ टैक्स हटाओ तब ना पढ़ेगी। हमें 2 लाइन बोलने से बेटी पढ़ने लगी। किस बेटी को शौक नहीं है कि वो अफसर बने? किस बेटी को शौक नहीं है? इतनी मेहनत करती हैं लड़कियां ना उनके लिए कि उनको लगता है कि पता नहीं अगली बार मौका मिलेगा कि नहीं। कोई लड़की कहती है हमारा लाइफ खराब हो जाए, तो आपको बोलने से थोड़ी सही हो जाएगी। बट सर एक बात है, जैसे मैं सारी बात समझ लिया, लेकिन अगर एज ए एजुकेटर जब आप लोग की बात सुनी जाती है, अगर अब देखिए, अब मैं ये मानता हूं अगर इस पर कोई अगर राजनीतिक रूप से कोई कुछ कर सकता है तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के कहने से आदमी ताली थाली बजा सकता है, प्रधानमंत्री मना कर दिए तो सोना खरीदना बंद कर देगा आदमी। तो प्रधानमंत्री को अगर आपको एक खुला खत लिखना हो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सविनय निवेदन है, इसमें आप क्या बोलेंगे कि सर जो भी बोर्ड बन रही है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और PMO भी उसमें इन्वॉल्व हो। जो चीज़ें डायरेक्ट PMO को रिपोर्ट होती है कंपैरेटिवली वो बाकियों की तुलना में बहुत अच्छी होती है। एग्जांपल के तौर पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डायरेक्ट PMO देखेगा, इसरो डायरेक्ट PMO देखेगा, DRDO डायरेक्ट देखेगा, एटॉमिक एनर्जी PMO देखेगा। फिर ये काहे नहीं PMO देख ले रहे हैं? आप सब मत देखिए, कुछ तो इन्वॉल्व रखिए इस चीज़ों को। एक रहना चाहिए ना कि भाई आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। तो वहाँ लोग डरते हैं, अधिकारी भी डरते हैं कि भैया मामला PMO का है। स्टेट में किससे डरता है? CMO से। बड़ा DM SP कमिश्नर कोई एक CMO का एक क्लर्क फोन कर देता है, अरे भाई साहब ये इसमें गलत नहीं हो सकता, हटाओ यहाँ से। तो PMO अगर इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती है तो PMO और PM की इज्जत आ जाती है, वहाँ पर उनका दबदबा और उनका पावर आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम इनिशियल लेवल पे ख़त्म कर सकते हैं और चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करेंगे। कोई जादू की छड़ी नहीं कि इसमें हो सकते, लेकिन केवल डिस्कस कर। आप देखिए ना, हम आपको बताएं 10 दिन बाद देखिएगा मीडिया में ये मामले गायब हो जाएंगे। जिन लोग की गिरफ्तारी हो गई है पीछे गेट से, हो सके तो इनको जमानत भी मिल जाएगा, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, सबूत नहीं जुटा पाते। और कोर्ट में ना गिरफ्तारी मायने नहीं, सबूत मायने रखता है। कोर्ट में इंसान और वकील नहीं, 2 ही लोग सबूत और गवाह केस लड़ते हैं। वकील तो ऐसे सामने दिखते हैं। तो इनके खिलाफ ये लोग पहले से वाटर टाइट प्लान करके रखे रहते हैं। हो सके जमानत मिल जाए इन लोग को, 2 साल की सजा भी हो जाएगी, करोड़ों रुपए करके, तो क्या मिलेगा इनको? कुछ नहीं। इनका मनोबल फिर बढ़ेगा। कातिल मिल गया, आला कत्ल नहीं मिला, बस। और हमें तो जहाँ तक लगता है कि जो इतना बड़ा नेक्सस है वो भी फिक्स करके रखता है। देख भाई, ये 100 आदमी की टीम है, 95 बचे रहोगे, ये 5 लोग तुम्हें पकड़े जाना है। और ये पकड़े जाने के ये तुम्हारा मेहनताना अलग से चल जाएगा। उसको कौन सा फांसी लगने का डर है? यहाँ किसी को कहिए तुमको 5 करोड़ रुपया देंगे, 2 साल जेल जाओगे, तो कहेगा भाई हम 3 साल चल जाएंगे, दे दे। मानते हैं इस बात को? मानता हूँ इसको। तो फिर ये जो CBI पकड़ के घूम रही है, 4 लोग को करिया टोपी पहना के ये पकड़े गए हैं, इस CBI को टोपी पहना दिया है सर। तो इनको सामने क्यों नहीं रखते? एकदम दिखाए सामने, इनकी बेइज्जती हो। भाई आपने एक बात बोली बातचीत में कि आदमी कानून से ज्यादा लो क्लास से डरता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ अगर इस चीज़ की छूट, मतलब उसको ये डर है कि हम कहीं पकड़े ना जाए, उसको ये बात का डर है कि कहीं मेरी इज्जत ना मिट जाए, उसको इस बात का डर नहीं है कि हम अपराध कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। बट जैसे आपने अपराध की बात की, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई आतंकवादी गतिविधि करने वाला व्यक्ति है और आए किसी को बोले कि भाई जो है इसमें बम है, ये गाड़ी को वहाँ पहुँचा देना, कोई हाथ लगाएगा? लेकिन अगर वो बोले कि इसमें कागज रखा हुआ है, इसमें जो है कुछ पेपर है, इसको ले जाकर पहुँचा दो, तो कोई भी पहुँचा देगा। उससे पहले वाले लाइन पे आइए, उसको आतंकवादी को हम लोग राष्ट्रीय लेवल का जोड़ के देखते हैं कि राष्ट्र से गद्दारी है।
पेपर लिखवा को ससुराल राष्ट्र से गद्दारी या 10 साल की सजा, किसी आतंकवादी को 10 साल की सजा दीजिएगा कि फांसी दीजिएगा? फांसी देंगे। आप पेपर लीक वाले को 2 साल की सजा देंगे। सजा का लेवल भी जो होता है ना, वो स्टैंडर्ड दिखाता है अपराध किस लेवल का है। अगर किसी को 3 महीने की सजा है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया ये बहुत बड़ा अपराधी होगा। तो सजा का लेवल भी अपराध को डिसाइड करता है। जब आप 10 साल की सजा रखें, इसका मतलब आपने उसको बहुत भयानक अपराध की श्रेणी में खुद ही नहीं मान रहे हैं। एनटीए को कंटिन्यू करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। एनटीए को खत्म कर देना चाहिए। एनटीए के बस का नहीं है। फिर क्या ऑप्शन होगा? अलग एजेंसी बनाई जाए और उस एजेंसी क्या का गारंटी की फिर आप कहेंगे पीएमओ वाला? नहीं, उस एजेंसी में फिक्स हो कि पूरी पारदर्शिता हो कि इसमें वही लोग आ सकते हैं जिन्हें फेयर एग्जाम कंडक्ट कराने का अनुभव है। यूपीएससी कंपैरेटिवली बाकियों की तुलना में ज़्यादा साफ सुथरा है। कुछ टीम यूपीएससी से लाए। स्टेट पीसीएस में बहुत सारे स्टेट पीसीएस के ईमानदार अफसर हैं, उन्हें लेके आए जाए। एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम जो यूपीएससी ही कराती है, जो वहाँ कंडक्ट कराए, उसकी एक कॉमन टीम हो। एक जगह से टीम ना है, एक जगह से आने में मुंह से मुंह मिला लेता है, सेटिंग कर दो, काम खत्म। मल्टीपल्स टीम रहे, पारदर्शिता रहे, उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हर टीम में बैठे, टीम का डिसाइड हो कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये टीम डिसाइड करेगी। अगर स्टैंडर्ड बहुत भयानक हो गया या एकदम लो हो गया तो आप जिम्मेदार हैं। व्यवस्था ये टीम देखेगी कि एग्जाम सेंटर पे व्यवस्था ठीक है या नहीं है, एग्जाम सेंटर पे किसी तरह की धांधली तो नहीं है, आप देखिए। क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी, सेफ्टी लीक ना हो, इसको आप देखिए। इससे ये फिक्स हो जाएगा कि भैया मेरी गलती होगी, हमारी गर्दन फंसी है, हम निपट जाएंगे। यहाँ एनटीए में किसी की गर्दन ही नहीं फंसी है, पूरा लीक करा दीजिए, कोई जेल नहीं जाएगा। अभी कौन है सर? कोई नहीं जाएगा। कौन जान रहा है? बढ़िया काम करेगा तब तो कोई जानेगा। तो क्रिकेट टीम में किसको जानते हैं आप? जो बढ़िया खेलता है। कोनो गधा घोड़ा को आप जानते हैं? बढ़िया काम करेगा सब जानेंगे, नहीं जानेंगे कौन जानेगा इसको? बट सर एक बात बताओ, यूपीएससी पेपर कराता है तो वो नहीं लीक होते, बाकी पेपर कैसे लीक हो जाते हैं? यूपीएससी का क्या मॉडल है फिर? उसकी पारदर्शिता बहुत ज़्यादा है। उसका हर एक चीज़ पे फिक्स है कि अगर ये गलती हुआ है वो ट्रेस कर लेगा कि कौन जिम्मेदार थे, उनको नाप देगा वो। और यहाँ क्या है ना कि सब वो गलत हो गया, हम जिम्मेदारी लेते हैं, बाद में परीक्षा होगी, खत्म। मैं एक बच्ची का देख रहा था अभी वीडियो की, आपने कह दिया है कि हमारा फीस नहीं, बहुत सीरियस बच्ची, छोटी बच्ची, चश्मा लगाए, कि बोली सर मेरा सेंटर कोटा में है, मैं जाऊंगी आऊंगी, मेरा कितना, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ से जाऊंगी आऊंगी, कितना पैसा खर्च होगा सर, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ये तो उनको समझ ही में नहीं आ रहा है। इसमें तो आपने बात कही थी, लेकिन कुल मिला के स्थिति यही है कि जब तक सर का जो कहना है कि इसको एक्ट ऑफ टेरर के तौर पे देखा जाए, वरना नीट जैसा पेपर लीक होना जो अपने आप में बहुत, मतलब इंडिया का सर मुझे लगता है कि सबसे टॉप लेवल का पेपर होगा ये। 22 लाख बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं, बहुत 22 लाख बच्चे से, और नेशनल छवि खराब होती है ना। हमारे नेशनल में इंडिया लेवल के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें एक साथ इतने सारे बच्चे बैठ के एग्ज़ाम देते हैं। और इतना ही नहीं ना, इनके ऊपर किसी की ज़िंदगी आएगी। ये कल डॉक्टर बनने वाले हैं, आप समझिए। ये कोई मतलब कोई सफाई कर्मी और किसी नॉर्मल पोस्ट में नहीं जा रहे हैं। हमारे आपकी कोई क्या पता कि 10 साल बाद हम बीमार पड़े, इन्हीं के आगे ऑपरेशन थिएटर में हम लोग लेटे रहे। ये सोच रहे कोई पेपर लीक कराने वाला हुआ वो खोल दे हम लोग को, बाद में उसको समझे में ना आए। आज से 10 साल बाद जो ये फर्जी बन के जाएंगे, किसको चीरेगा किसी को नहीं पता। अब तो आपका अपने हॉस्पिटल भी बनाया है, तो आप जब डॉक्टर लाते होगे तो आप पूरा देखते होगे ना कि कौन क्या है, एक्सपीरियंस है, तो ये एक बहुत बहुत रिस्की जॉब है ना। बहुत रिस्क। देखिए, आप हॉस्पिटल में कोई घूमने तो नहीं आया है। अच्छा। ऑब्वियस बात है उसको प्रॉब्लम है, किस लेवल का प्रॉब्लम है, न्यूरो का है, कार्डियक का, हंसते खेलते रहेगा, न्यूरो कार्डियक में कब उसकी डेथ हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। सब कुछ ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद कब डेथ करेगा कोई नहीं पता। इतना रिस्की जॉब आप किसी ऐसे इंसान को देंगे जो पेपर लीक करके आ रहा है? तो मतलब ये तो वाकई में सिर्फ जो है एजुकेशन से, सिस्टम से नहीं खिलवाड़ है। अगर आप समझिए ध्यान से, आज अमेरिका और पूरे यूरोप में एक बड़ा अच्छी चीज़ माइंडसेट है लोगों का कि भाई ये काम करो, चलो इंडिया में इलाज करा लेते हैं, दिल्ली मुंबई बड़े शहरों में बड़े कम पैसे में वर्ल्ड लेवल का इलाज करते हैं। और पहले वो आते हैं इंडिया में मेडिकल टूरिज्म चलता है। यूरोप अमेरिका से आते हैं, पहले यहाँ डॉक्टर को दिखा देंगे, डॉक्टर उनको 10 दिन का डेट दे देगा, वो 10 दिन पे पूरा ताजमहल और लाल किला और पूरे राजस्थान के किला वगैरह घूम लेंगे। उसके बाद आके अपना ऑपरेशन कराएंगे और जितना अमेरिका में लग रहा था उसका 10% यहाँ लगेगा, फिर इलाज करा के चले जाएंगे। जिस दिन उन्हें ये पता चलेगा कि ससुरे जो डॉक्टर हैं उसको ये पेपर लीक करा रहे हैं और ये ऐसे ही सिलसिला चलते रहा, तो आने वाले 10 साल में ये मेडिकल टूरिज्म तहस नहस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
और अमेरिका यूरोप कम जनसंख्या वाले देश है, वहाँ कोई भी चीज़ फैलाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, और पूरा आप वो लोग दिमाग में गांठ बांध लिया तो आना ही छोड़ देगा। तो इस एक एग्जाम लीक के कितने दूरगामी परिणाम है? आप सोचिए, कहाँ अमेरिका में बैठा इंसान, न्यूयॉर्क का आदमी को हम दिखा देंगे दिल्ली में ऑपरेशन करा रहा है, हार्ट सर्जरी। आप तो खुद मीडिया से, आपको तो ये पता होगा, फेमस है। आज सेंट्रल एशिया जाइए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 देश में बच्चों अगर किसी कोई बीमार है, बड़ा ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इशू है, हार्ट में सर्जरी, तुरंत इंडिया आएगा, फटाक से इलाज करा के चला जाएगा। पूरा बांग्लादेश सर नोएडा में इलाज कराता है, नेपाल पूरा उठ के यहीं आता है। नेपाल अगल बगल में वही है। और वो जब आएंगे, और ये बात जब ऐसे पड़ रहा है 10 साल बाद उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई जान रहा है? और बावजूद इनको अगर केवल 10 साल की सजा हो रही है, किसी को 2 साल की सजा हो रही है, कोई 10 दिन की जमानत पे छूट रहा है, इनके ऊपर NSA और UAPA नहीं लग रहा है, इनकी जांच CBI कर रही है, NI नहीं कर रही है, इसका मतलब जब आप सीरियस ही नहीं है जांच के प्रति, तो क्या मैटर होगा? बट सर अभी आप लोगों में जरा सा भी भरोसा रिस्टोर हो पाएगा जो अगला पेपर होगा वो सही होगा? उनको ठोक बजा के ठीक करा देंगे हम लोग। वो हम लोग के डर जो अभी भी पेपर लीक, ये NTA जो है गधा, नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी, अभी भी जो सतर्कता बरत रही है ना, आप यकीन मानिए ये बच्चों की डर से, बच्चों के डर से, और इन्हें पता है कि टीचर इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, बच्चे और टीचर के डर से भी ये सब बता रहे हैं कि अभी ये हल्ला कर देगा सब। आप यकीन मानिए उसको इस बात का तनिक भी चिंता नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है, उसको बस इस बात का डर है कि अभी बच्चे फिर फजीयत करेंगे, ट्विटर पे ट्रेंड करेगा, टीचर आ जाएंगे, और हर जगह का टीचर। इस मामले में हर टीचर को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस मामले में सब बच्चों के साथ देते हैं, यही डर है और कोई डर नहीं। उसको लग गया है कि अब की बार अगर हुआ तो स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं इनको बार मन गरी आएगा बढ़िया से। मतलब पीयर प्रेशर में काम कर, बस यही एक बड़ा कारण है और कुछ नहीं, काबिलियत नहीं इनके पास। मतलब जॉब सिर्फ इसलिए कर दी जा रही है कि काम के घंटे पूरे हो जाए। सच अ टेरेबल सिचुएशन जो है सर। अच्छा एक बात और लास्ट में बता दी, जो शिक्षा मंत्री है जब पेपर लीक होता है और उनकी चुप्पी होती है तो वो हॉन्ट करता है आपको कि शिक्षा मंत्री एज अ, जब एक उम्मीद की जा रही है कि वो आ करके सामने से बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी ये प्रेशर में है, अभी ये बात नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उस मॉडल को भी समझा है कि जिसमें बाद में अलग से दबाव बनाए जाते हैं कोचिंग्स पर। कल को हम समोसा बनाएंगे, अच्छा बना पाएंगे? हम टीचर है ना, वही ठीक ठाक कर पाएंगे। हम हॉस्पिटल खोलें, हम खुद तो सर्जरी करते नहीं, हम भैया बस ये है कि हम एक कोचिंग से जो है यही करते थे। शिक्षा मंत्री इससे पहले क्या थे? पेट्रोलियम मिनिस्टर। उनको लंबा एक्सपीरियंस किस चीज़ का है? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का है। चुनाव लड़ने का। हाँ, वो तो उनका पॉलिटिकल, वो तो हर एक पॉलिटिशियन का होता है, चुनावी रणनीति के संगठन में बहुत मजबूत है रणनीति उनके अंदर। जो चुनावी रणनीति आज भी धर्मेंद्र प्रधान का जो है कि अगर वो चुनावी रणनीति बना दिए कि इतने से इतनी सीटें आएगी, और उन्होंने बोल दिया कि मध्य प्रदेश राजस्थान मिला के अगर सपोज कीजिए कि उन्होंने बोल दिया 55 सीटें आने वाली है, तो 55 से 54 नहीं होगा, तो वो अलग चीज़ हो गया कि वो राजनेताओं की वो अपनी उनकी वो ही हो गई। बट इससे पहले वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में थे। नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं। आप नितिन गडकरी को कल से आप दे दीजिए कृषि विभाग, उस इंसान के पास हर चीज का अनुभव है, सड़क को लेके कि कितनी मोटी सड़क होनी चाहिए, अब क्या खेत में गन्ना का कौन सा फसल होगा, आई पत्ती देख के बता देंगे क्या कि इसमें कौन सी बीमारी लगी है, नहीं ना। तो हमारे यहाँ ये जो है ना कि बैठा दिए हैं, सेनापति को बड़ा योद्धा होना जरूरी है, वरना सेना इज्जत देना छोड़ देगी। राइट मैन एट राइट प्लेस का भी मसला है सर से जो बातचीत करेंगे। बिल्कुल, आप समझिए आज भी आप देखिए चर्चाएं किस बात की होती है। राणा प्रताप की सेना लड़ी थी बहादुरी से। जानते हैं राणा प्रताप की सेना क्यों बहादुरी से लड़ी थी? क्योंकि राणा प्रताप खड़े थे। वही फौज रहती, लेकिन अगर राणा प्रताप जैसा योद्धा ना होके कोई अगर कमतर रहता। झांसी की रानी की फौज लड़ी थी क्योंकि सामने झांसी की रानी खड़ी थी। तो हु लीड्स, ये बहुत मायने रखता है। तो शिक्षा मंत्री को इसमें लीड करके, और अगर वो सजा दिला देते हैं तो ये जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, एक बात को फांसी लगवा, सरकार के पास एक मौका भी है कि बहुत बड़ी नजीर पेश करके एक फेथ रिस्टोर करे। मतलब कि आप जो बोले कि किसी को इतनी कड़ी फांसी हो जाए या किसी को, तो एक भरोसा डेवलप होगा। सरकार के पास भी ये सुनहरा मौका है, प्रधानमंत्री के पास ये मौका है। पिछले 15-20 सालों में देखिएगा चाइना बड़ी तेजी रही कर रहा है। सबसे ज्यादा अभी करप्ट लोगों को फांसी कौन देता है? चाइना। अच्छा, कुछ दिन पहले अपने एक मंत्री को टांग दिया। तो आप जब सजा ही नहीं रखेंगे तो उसको क्या टेंशन है? तो
ये बहुत ज़रूरी है। और हम तो कहेंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के, अभी उनके पास मौका है, 2-4 ठोक के ऊपर NSA UAPA लगाइए, जीवन सड़ा दीजिए इन लोगों का जेल में। जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलेगा, उनके भविष्य उनके जीवन से खेलने में कोई दो राय नहीं होना चाहिए, उनको भी वही नरकीय स्थिति होनी चाहिए। ये मतलब आप समझिए कि खान सर से काफ़ी लंबी बातचीत हुई इस मसले पे, और जो ये बात कह रहे हैं ना, मतलब आप अगर आम इंसान हैं, आपका बच्चा नहीं भी नीट देता है, नहीं भी कोई कंपटीशन देता है, तो भी आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ है और सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन ना ढूंढ करके एक नई प्रॉब्लम सामने खड़ी कर दी जाती है। एक होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए कि भाई जो है इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उसको पढ़ाई दीजिए। एक होता है कि उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब कर दीजिए, तो दूसरे में परेशान है कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है। यही है ना सर, कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना देकर के एक नई प्रॉब्लम दी जाए। अभी आप लोग SSC से जो है फारिग हुए तो नीट मिल गया, नीट से फारिग होंगे तो फिर कोई और मिल जाएगा। कितने, अच्छा आप कितने पेपर लीक देख चुके हो अपने अपने जब से आप पढ़ा रहे हो सार्वजनिक जीवन में? ऐसा कोई साल नहीं है जिस दिन आंदोलन आदमी नहीं किया। कई आदमी पूछता है कि आप पढ़ाइए नहीं, सब क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भैया आप एक काम कीजिए, आप ही इन बच्चों की लड़ाइयाँ लड़ दीजिए। हम लोग इसलिए आते हैं कि मामले की गंभीरता राष्ट्रीय लेवल तक इसे पहुँचाया जा सके। हम लोग को भी शौक नहीं लगा होता है। किस इंसान को शौक लगेगा 5-5, 6-6 को मुकदमा लदाने का? आप सोचिए, आप पत्रकार हैं, आपका सवाल उठाने का, हम लोग संस्था चलाते हैं, 5 को केस लाद देगा, कहाँ जाएंगे हम लोग? और पता लगा पटना में भागलपुर से बुलावा आया है। हाँ, पटना में जानबूझ के केस ऐसे ही करता है सर। 5 कोना से करेगा सर। यहाँ पटना में किशनगंज में बुलावा आ जाएगा, पटना में है तो आरा से आ जाएगा। वो तो प्रॉब्लम एरिया है, बट मतलब एक एक बात आपकी इतनी सच लग रही है और इतनी सही लग रही है कि इस पे अगर अमल हो जाए तो इनको भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आकर के इंटरव्यू दें या अपने वीडियोस में बोलें। इनका काम पढ़ाना है। मैं पटना गया हूँ, बिहार में मैंने देखा है कि कितनी लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, एक साथ क्लास चलती है 4-4 घंटे, और इतनी भीड़ होती है सर। मैं तो आपके क्लास में देखा हूँ, अभी मैं पटना होकर आया था, आप नहीं थे उस समय। तो इनका काम है, इनको लगता है इनके पास यही समय नहीं है कि कौन सा बैच कब चालू हो, कौन सा बैच कहाँ से चालू होगा, कौन सा कहाँ खत्म होगा। इनके पास इसी बात से फुर्सत नहीं है कब पढ़ाएं, कितना पढ़ा दें। जितना पढ़ाएंगे उतना कम पड़ता है। लेकिन अब जब कोई टीचर आप समझिए कि सड़क पे आके मांग करेगा, इंटरव्यू दे रहा है और तमाम बातें कर रहा है, तो उसको लगता है कि यार वो उसके लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग जॉब हो जाती है। मतलब खान सर को इस इंडस्ट्री में एक मतलब कोई बड़ी बात नहीं, मतलब बड़ा टर्म यूज़ करूँगा मैं, रेवोल्यूशनरी के तौर पे देखा जाता है कि इन्होंने एक शिक्षा, जो कोचिंग बहुत ज़्यादा पैसे में होती थी, इन्होंने कम पैसे में पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद बच्चों का एक हुजूम आया और वो बच्चे इनको भगवान की तरह देखते हैं। जब उनके साथ कुछ गड़बड़ होता है तो वो इनकी तरफ मुंह फैला खड़ा रहता है कि सर कुछ बोलेंगे, सर जो है हमारे लिए आंदोलन करेंगे, सर जब आए तो मुकदमा हो जाए। अभी सर इतनी सारी बात करके गए, हो सकता है ये जैसे ही नीट का मसला शांत होगा फिर सर पे 4 बात ला दी जाएगी कि आपने ऐसा कहा था। बट सर का कोई एजेंडा नहीं है। सर किसी सरकार के खिलाफ, किसी मंत्री के खिलाफ, किसी कोई भी देश में प्रधानमंत्री बन जाए, नेता बन जाए, इनको तो चाहिए कि बस सुचारू ढंग से चीज़ें चलती रहे। नहीं चलती तो ये सामने आते हैं। और अभी तो खैर आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सर बहुत नेक काम कर रहे हैं, अस्पताल 2 चला रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आपसे हम ये वादा लेना चाहेंगे कि मैं पटना आऊँ और आपके साथ चल के देखूँ कि आप हॉस्पिटल कैसे चला रहे हैं, कोचिंग कैसे चला, 2 काम एक साथ कैसे कर रहे हैं। इस पर भी आप समय दीजिएगा तो जो है एक लंबी बातचीत वहाँ पे उस सिस्टम को समझने के लिए की जाएगी। देखिए, सबका सहयोग हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा सा हॉस्पिटल का एग्जाम्पल बताते हैं। एक पेशेंट था, वो कुछ ले गया तो उसका रैपर गिर गया, हो सकता है दवा का होगा या किसी का प्लास्टिक नहीं हो जाता है, उस खोला और वो गिर गया नीचे। तो एक दूसरा पेशेंट उठा के उसे डस्टबिन में डाला, कहा कि आपन अस्पताल है ना, हम लोग का जिम्मेदारी है। ऐसे चल जाता है। 99.99 लोग इतने अच्छे आते हैं, एक आध तो नमूने हर जगह रहते हैं। बट इट्स चैलेंजिंग जॉब हॉस्पिटल चलाना, बहुत चैलेंजिंग, बहुत, आप सोच नहीं सकते कितना चैलेंज है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत चैलेंज है। और हमने तो देखा कि आप बहुत सस्ते में MRI करवाते हैं, बहुत सस्ते में ऑपरेशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर भी कोई आता होगा कि आपके नाम पे कि जो है। हाँ, वो हर डेली कुछ ना कुछ ऐसे होते ही हैं। अब कुछ चीज़ें, अब एक मरीज था, उसको डॉक्टर साहब देख रहे थे, आधा घंटा देखे, हो सकता है कोई बीमारी होगा, हड्डी के डॉक्टर थे, तो बीच में कहें कि एक काम करिए एक्सरे करा के लाइए, तो गए, तो हम अपना ही हॉस्पिटल तुरंत हो गया, लेके कहे कि इसमें उतना नहीं समझ में आ रहा है, CT स्कैन देख लेते हैं। वो देखे, फिर 3-4 डॉक्टर की टीम बुलाए, बाद में पता चला ना उसको न्यूरो का प्रॉब्लम है। तो जो हड्डी गर्दन की होती है ना, इसमें समझ, मतलब ये दोनों कॉमन आ जाता है यहाँ पे। तो फिर इसे न्यूरो में भेजा गया, तो एक ठो आके शिकायत कर रहा है,
कौन सी व्यवस्था है, आधा घंटा से वो अंदर घुसल है। ये भैया तो उसमें हम क्या करेंगे? कोई मरीज को अगर आधा घंटा लग रहा है तो ये सोचिए कि 50 रुपये में एमडी डॉक्टर आधा घंटा दे रहे हैं, इसमें क्या खराबी है? और ये मैं तो इस मॉडल को समझना चाहूँगा कि आप चला कैसे रहें, और मैं इसके लिए पटना ज़रूर आऊँगा जब भी आपको समय मिलेगा, ताकि देश में एक मतलब मुझे लगता है वो विजुअली अभी कहीं नहीं आया है। हॉस्पिटल के अंदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा विजुअली नहीं कर सकते ना, क्योंकि नहीं वो नहीं, मतलब वो स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाया। आप जैसे मैं जॉब करता था, तो जब जॉब छोड़ी तो अपना जब संस्थान बनाना शुरू किया तब पता लगा कि अच्छा ये बल्ब यहाँ लगता है, ये चीज़ यहाँ लगता है। आप टीचर थे, आपको पता है कि ब्लैक बोर्ड कितने का आएगा, ये मार्कर कितने का। अब आपको बेड खरीदना पड़ रहा है हॉस्पिटल। कई बार उसमें भी ठगा जाते हैं, 1 लाख का बेड हमको 1.5 लाख का थमा दिया। तो कितना पाप लगेगा उसको, मतलब चैरिटी का काम कर रहा है। हाँ, तो कुछ होते हैं तो फिर वेंडर चेंज करना पड़ा कि भाई तुम चैरिटी वाला इसमें 2 पैसा कम कर यार, तुम 1.5 गुना मार्जिन मार दे रहा है इसमें। नहीं सर, बहुत 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 नेक काम कर रहे हैं। हम लोग से जो बन पाएगा हम ज़रूर करेंगे, और उस पर लोगों को भी ये प्रेरणा देंगे कि कुछ ऐसा शुरू कीजिए आप जिसमें आम लोग भी जो है ना भागीदारी दे सकें, क्योंकि आप अकेले कितना बर्डन उठाएंगे। मतलब आपके पास कोचिंग है, मुझे पता है कि आपका जिस मॉडल पे चल रहा होगा, आपका कोचिंग का प्रॉफिट आप अस्पताल में लगा। बिल्कुल, मुझे समझ में इतना आ गया, क्योंकि 50 रुपए के में एमडी डॉक्टर कहाँ देख पाएगा। आप जो है एमआरआई जो है 1700-1800 रुपये में कर रहे हैं, जो 6000-7000 में होती है, तो उसका मतलब है कि आप प्रॉफिट वहाँ लगा रहे हैं। बट कुछ ऐसा मॉडल लाइए जिसमें बाकी लोग भी सहयोग कर सकें। देश में बहुत सक्षम लोग हैं सर, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मदद करते हैं। मैंने ये देखा है और ज़रूर करेंगे। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। खान सर ने जो कहा है ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं, ये बात हमने इसलिए इतनी रिकॉर्ड की कि ये नीति नियंताओं तक पहुंचे, ये शिक्षा मंत्री तक पहुंचे, ये प्रधानमंत्री तक पहुंचे। जब प्रधानमंत्री राजस्थान में जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने पेपर माफिया को पनाह दी है, और उसके बाद जब उनके राज्य में जब इस तरीके से पेपर लीक होता है, तो फिर सवाल उठता है कि माफिया तो वही है, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो उन्हीं का चल रहा है, तो ये बदलेगा कब? तो इनकी बातों पे अमल कब होगा, कैसे होगा, और आगे एनटीए किस तरीके कदम उठाएगा, उस पर हमारी नज़र रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि जो हमने अलग सर से बात की, हमने खान सर से बात की, हमने एनवी सर से बात की, हमने और भी टीचर से बात की, ताकि एक ये लाखों बच्चों के प्रतिनिधि और इनकी वजह से वहाँ तक बात पहुँच सके। तो अब इस पर क्या रुख होगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि एनटीए के जो डीजी हैं उनका भी इंटरव्यू करूँ, और जो टीचर कह रहे हैं उनकी बात वहाँ तक पहुँचाऊँ कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। खान सर ने जो कहा, इनका जो जज्बा है, उस पर आप क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा। मेरे साथी कैमरे के पीछे सुधांशु केसरवानी और असद हैं। अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए। शुक्रिया।